हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी की श्रृंखला को स्टार्ट किया था। उसी में आगे आज हम लोग पहले वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों को एकदम विधिवत प्रैक्टिस कर लिया था, यानी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया था। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस के लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब देखते हैं आपको कितना याद है। वर्णमाला में मैंने स्वर अलग वीडियो बना दिया था, व्यंजन की अलग वीडियो बना दिया था। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है कि आप इसको देख चुके होंगे। अगर देख चुके हैं तो अब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये श्रृंखला यूपी टेट में 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए स्टार्ट की गई है। ये श्रृंखला दोस्तों जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, पेपर के एक दिन पहले तक चलने वाली है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आपको क्या बताना है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्गों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित, यहाँ क्या दिया गया, वर्ग दिया गया, यहाँ वर्ण दिया गया है। यहाँ शब्दों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने आपको यह डिफिनीशन लिखाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। कौन सा राइट आंसर होने वाला है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बिना देरी किए हुए देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, कह रहे हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी भाषा में, या रोमन भाषा में, या देवनागरी भाषा में, या संस्कृत भाषा में। तो दोस्तों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपके स्क्रीन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनुस्वार का प्रयोग किसमें हुआ है। आपको बताना है अनुस्वार। हमने बताया था अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। अनुस्वार भी बता दिए थे और विसर्ग भी बता दिए थे। तो अनुस्वार का मतलब क्या होता है, जब किसी, मान लीजिए कोई है, इसके ऊपर अगर बिंदी लग जाएगी तो इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग अनुस्वार बोलने वाले हैं। और विसर्ग किसे बोलने वाले हैं, विसर्ग मान लीजिए कोई मात्रा होती है, अगर डबल मात्रा हो जाएगी तो उसे क्या बोलने वाले हैं, उसे विसर्ग बोलने वाले हैं। तो अनुस्वार का मतलब जिसके ऊपर लगा होगा। तो अब आप इसमें देख लीजिए, गंगा हो गया, या आंख हो गया, दुख हो गया, सत हो गया, किसके ऊपर ये वाली बिंदी लगी है। जैसे बिंदी लगी है तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल होने वाला है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई क्या बताना है, ई कौन सा स्वर है। आपको बताना है ह्रस्व स्वर है, आपको बताना है दीर्घ स्वर है, या प्लुत स्वर है, या संयुक्त स्वर है। तो ई कौन सा स्वर है आपको ये बताना है। तो ई बताना है कौन सा स्वर है। तो ई बताएंगे ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, या प्लुत स्वर है। दोस्तों हमने बताया था ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है आ, ई और ऊ, और क्या होता है, और री होता है। ये आपके क्या होते हैं, आ, ई, ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर बड़ी ई होता है, क्या होता है, ए होता है, और क्या होता है, अय होता है, और क्या होता है, औ होता है, और क्या होता है, औ होता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत। और प्लुत स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है, प्लुत स्वर के अंतर्गत ओम आता है। क्या आता है, ओम आता है। तो आप इसमें आप पूछ लीजिए कौन सा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ई। आ गया ना, ई किसमें आया, इसमें आया। तो कौन सा स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लेते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये देखिए, जैसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहे हैं ऊ कौन सा स्वर है। ऊ कौन सा स्वर है। अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ऊ कौन सा स्वर था। तो ऊ कौन सा स्वर था, वो भी बड़ा ऊ दे रखा है। तो आपको बताना ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, या संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपको बताना है शब्द होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है, या वर्ण होता है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द, व्यंजन, स्वर, या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। इसमें भी दो तरीके के होते हैं। अगर पूछा जाएगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी, अगर इकाई पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका वर्ण हो जाएगा।
अगर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, पूछा जाएगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अगर ये पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? इसका राइट आंसर आप लगाने वाले हैं क्या? ध्वनि। क्या लगाने वाले हैं? ध्वनि। अगर मौखिक रूप से पूछा जाएगा तो राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि। अगर लिखित रूप से पूछा जाएगा तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ण। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो हमने आपको बताया था कंठ ध्वनि कौन सी है। तो कंठ ध्वनि के लिए क्या होता है? कंठ ध्वनि का खा गा गा अंगा होते हैं कंठ ध्वनि। तो आपको बताना है का खा होगा, या रा होगा, चा छा होगा या टा ठाडा होगा। देखिए ये क्या है, ये का वर्ग लिखते हैं सबसे पहले, का वर्ग, उसके बाद क्या लिखते हैं? चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये इतने वर्ग होते हैं। ठीक है, अगर इतने वर्ग में से कोई आंसर आएगा तो आपको क्या बताना है? तो का वर्ग किससे होता है? कंठ से। किससे? कंठ से। ये किससे होता है? तालव्य से। ये किससे होता है? मूर्धन्य से। मूर्धन्य से। ये किससे होता है? दंत से। और ये किससे होता है? ओष्ठ से। तो ये आपके हो गए, हमने आपको सारे बता दिए, इसमें बता दिए सारे आपके उच्चारण स्थान हमने बता दिए। तो अब इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कंठ हो जाएगा। तो राइट आंसर ए फॉर एप्पल होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। क्या बताना है? स्थान के आधार पर बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन अभी हम क्या बताए थे? का वर्ग बताए थे। क्या बताए थे? हमने क्या बताया था? का, ता, मा और दा। ये हो गया, ये का वर्ग होता है, मा, द और ओ होता है। ठीक है, हम लोग यही बार बार लिखेंगे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इसमें क्या आ जाएगा? का वर्ग। इसमें क्या आ जाएगा? चा वर्ग। इसमें क्या आ जाएगा? का, ता, मा आएगा, तो इसमें का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का वर्ग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? मा वर्ग, ता वर्ग हो जाएगा। का तो चा वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा? चा वर्ग हो जाएगा। ये कौन सा वर्ग हो जाएगा? टा वर्ग हो जाएगा। तो कौन सा वर्ग आएगा? टा ठा डा ढा। तो टा ठा डा ढा किसमें आ रहा? टा ठा डा ढा गा में आ रहा। तो इसका राइट आंसर गा। इसको हम लोग बार बार लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आघोष होता है, हमने बताया था, एक सघोष बताया था। ठीक है, हमने क्या क्या बताया था? एक बताया था आघोष, ठीक है, दूसरा आघोष और दूसरा बताया था सघोष। सघोष को ही क्या बोलने वाले हैं? सघोष को ही घोष बोलने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों हमने आपको ट्रिक लिखाई थी। अगर ये दोनों हमने आपको ट्रिक लिखाई थी तो आघोष का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। और क्या तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। तो इसमें देखेंगे, खा क्या है? दूसरा वर्ग है। चा क्या है? पहला वर्ग है। पा, फा, बा, भा, मा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये ता, था दूसरा वर्ण है। तो पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? आघोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। अगर आप इतना याद कर रखे हैं तो इसका राइट आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, का, खा, गा, का और गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? का हो गया, गा हो गया, जा हो गया, फा हो गया। आपको बताना है संस्कृत की ध्वनियां है, अरबी फारसी की ध्वनियां है, अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो आपको क्या बताना है? ये क्या होती हैं? का, खा, गा, जा, फा होती हैं अरबी फारसी की ध्वनियां। किसकी होने वाली है ध्वनियां? अरबी फारसी की ये ध्वनियां होने वाली हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में, क्या दिया गया है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया या 54 हो गया। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या आप क्या आंसर लगाने वाले हैं? आप लगाने वाले हैं इसका आंसर 52। हमने उस दिन बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करवाया था। अगर एक बार फिर से रिकॉल करना चाहते हैं तो मेरे साथ रिकॉल कर सकते हैं। हमने क्या बताया था? व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन आपके होते हैं कितने? व्यंजन होते हैं 33। हमने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं आपके 11। हमने बताया था द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन
द्विगुण व्यंजन कौन से? डा और ढा। कितने होते हैं? 2। हमने आपको बताया था क्या उसके बाद, और अयोग वाह कितने होते हैं? अयोग वाह कितने होते हैं? अयोग वाह हमने बताया था आपसे होते हैं 2। और एक हमने बताया था आपको संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। आप इनको काउंट कर लीजिए कितना आंसर आएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है 52। देखिएगा 3 1 4 4 4 2 6 6 2 8 8 4 12 12 की 2 और 3 1 4 1 5, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 52। हमने आपको बहुत अच्छे से यहां भी निकाल के बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको बताना है छा किसके अंतर्गत आता है। पहले तो देखेंगे छा संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। छा क्या है? अगर छा की बात करने वाले हैं तो छा क्या है दोस्तों? एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो आप छा की बात करने वाले हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको बताना है मूल स्वर है। आपको बताना है क्या? ये हम जो बताने जा रहे थे अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा क्या होता है? मूल ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं? या रा लावा, या रा ला और वा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? सा सलीफा खा सा खा शा हा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन की। लेकिन आपसे पूछा गया है अब छा कौन से किसके अंतर्गत आएगा? अगर छा की आप बात करने वाले हैं तो क्या होते हैं? छा होता है और त्रा होता है और ज्ञा होता है और स्रा होता है। ये क्या है आपकी? ये आपके संयुक्त वर्ण है। क्या है ये? संयुक्त वर्ण है। ये किससे बनते हैं हम आपको बता रहे हैं। अगर छा की बात करने वाले हैं आधा का से बनता है और प्लस का सा से बनता है। त्रा की बात करने वाले हैं ता और रा से बनता है। ज्ञा की बात करने वाले हैं जा और या से बनता है। अगर स्रा की बात करने वाले हैं शा और रा से बनता है। दोस्तों जो पहले वर्ण होते हैं वो आधे होते हैं, जो दूसरे वर्ण होते हैं वो पूरे होते हैं। जो पहले वर्ण होते हैं वो आधे होते हैं, जो दूसरे वर्ण होते हैं वो पूरे होते हैं। अब आप इसमें बता दिए क्या है। आपसे पूछा गया है सा, तो ये छा, तो छा किसके अंतर्गत आने वाला है? तो छा मूल स्वर हो जाएगी या घोष वर्ण हो जाएगी, संयुक्त वर्ण हो जाएगा, तालव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आपको बताना कौन स्वर नहीं है। आ हो गया, उ हो गया, ए हो गया या अंक हो गया, इया हो गया। तो इसका राइट आंसर तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, इया इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। कह रहे छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क्या होता है? कखा गाघा अंगा होता है, चा छा होता है ना, चा छा होता है। दूसरे वर्ग का है मतलब चा वर्ग का ता 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 का मतलब क्या होता है? तालव्य। तो कौन सा वर्ण हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जैसे हम सोचा रहे हैं ना, आपको क्या कर रहे हैं? हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप सोचो। तो जब तक सोचोगे नहीं आएगा कैसे? इसमें टिक लगाने से थोड़ी ना आएगा कि मैं आऊं फटाफट टिक लगा दूं, इससे कुछ नहीं होने वाला आपका। आपको सोचना पड़ेगा। जैसे छा आ गया, आपको सोचना है, ठीक है। हमने जो पढ़ा रखा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए चा छा होता है, छा का मतलब कौन सा वर्ग हो गया? दूसरा वर्ग हो गया। और हमने ट्रिक क्या बताई थी? का ता का मतलब क्या होता है? तालव्य। तो आंसर क्या होने वाला है? तालव्य इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे कैसे दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हमने अभी आपको संयुक्त व्यंजन बता दिया था, छ त्रंग ज्ञा और स्रा बताए थे। उसके अलावा जो हो जाएगा वही हो जाएगा। तो छ त्रंग ज्ञा ये सा सलीफा, छ छतरी और त्रा और ज्ञा, तो किसके अंतर्गत आने वाला है? सा सलीफा, यानी ये खटखड़ा के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? थोड़ी देर के लिए होल्ड होइएगा, देखिएगा तालव्य का मतलब क्या होता है। का पहले हम लोग लगाते हैं का और ता होता है, ता का मतलब तालव्य होता है। का ता तक पहुंच गए तो काखा गाघा अंगा और चा छा जा झा इया किसके अंतर्गत आएगा? चा छा जा झा इया। अब आप इसमें सेट कर लीजिए, पाफा बाभा हो गया, ताफा दादा हो गया, टाठा डाढ़ा हो गया, चा छा जा झा हो गया। तो चा छा जा झा इसका राइट आंसर होने वाला। पहले आपको इसे देखना ही नहीं है, जैसे पूछा तालव्य, ठीक है।
हमको तालब पे जाना है तो का होता है पहला वर्ग और ता होता है दूसरा वर्ग, तो का होगा पहला वर्ग, का गंगा और चाचा जाजा इया, तो चाचा जाजा इया ऑप्शन पे ढूंढ लीजिए, उसी से आप आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है यारा लावा क्या है, यारा लावा क्या है, तालब में है या ऊष्म है या अंतस्थ है या ओष्ठ है। हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं, शाखा शाहा क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या रा ला और वाह होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन यहाँ लिखा है सा सलीफा, खा खटकोड़ा और शा सरोक्ता और हा हल। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाइएगा तो ऐसे पढ़ लीजिएगा, कोई बुरी बात नहीं है, आपको आंसर ही लगाना है, सा सलीफा, खा खटकोड़ा, शा सरोक्ता और हा हल। अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो कभी भी 99% आप एकदम एक्यूरेट सही करने वाले हैं। जैसे शा खा शा हा कहेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कहां से बोला जा रहा है, सारा गपशप हो जाएगा, तो आप इसका राइट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या लगाने वाले, अंतस्थ व्यंजन पूछा गया यारा लावा, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लेने वाले हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध कहां से होता है आपको बताना है। तो अनुनासिक का संबंध कहां से होता है, इसमें बताया गया है केवल नाक से होता है, केवल मुख से होता है, नाक और मुख से होता है और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जिसमें नाक और मुंह दोनों का सहारा लिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक मतलब जैसे तो ये क्या है, अनुनासिक, नाक का प्रयोग किया गया है, जिसमें आ के ऊपर जैसे लगा रहता है ना, तो उसे हम लोग अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है ना, ये होता है जो चंद्रबिंदु टाइप का लगा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। तो इसमें किसके अंतर्गत आएगा, नाक और मुंह के अंतर्गत आने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलते हैं। दिया गया है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसके क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों हम लोग मिल रहे हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया। तो आपको हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या की बात किया जाएगा, हमने इस पे बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपसे ओनली फॉर ओनली स्वर पूछा जाएगा, अगर केवल स्वर पूछा जाएगा तो आपको आंसर इसमें क्या लगाना है, अगर स्वर पूछा जाएगा तो आंसर इसमें 11 लगाना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल स्वर कितने होते हैं, क्या पूछा जाएगा, कुल स्वर कितने होते हैं, तब आपको आंसर इसमें क्या लगाना है, तब आपको इसमें आंसर लगाना है 13। क्या लगाना है, 13। अगर स्वर पूछा जाएगा तो कितना लगाना है, 11। अगर कुल स्वर पूछा जाएगा तो कितने लगाना है, 13। आपसे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, 11। क्या लगाने वाले हैं, 11। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्यंजन की परिभाषा है, व्यंजन की परिभाषा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कह रहे हैं दीर्घ स्वर वाले वर्ण, दीर्घ स्वर वाले वर्ण। अगला कह रहा है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी सहायता से बोले जाने वर्ण, बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। दोस्तों इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आप आराम से काट देंगे, फंसेंगे ये दो ऑप्शन में। जैसे ही ये दो ऑप्शन में फंसेंगे, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रुकना है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलने वाले हैं, व्यंजन। और जो क्या बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्वर। हमने ये डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब आप क्या करिए, अब आप पूछ लीजिए क्या करना है, व्यंजन। तो व्यंजन किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहे हैं निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। दोस्तों हमने आपको अल्प प्राण बताया था, तो पहले तो यहां हम लोग अल्प प्राण महाप्राण सीखते हैं। क्या सीखते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण सीखते हैं। पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम ऑप्शन देखे ही नहीं, हमने क्या ऑप्शन नहीं देखा, आप लोग भी ऑप्शन मत देखा करिए ना। जैसे क्वेश्चन है उस पर टूट पड़ो, क्या करो, उस पर टूट पड़ो बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से, एकदम झपाक से उसको कर लो कि हाँ इसको जाना नहीं चाहिए। तो आपसे पूछा गया अल्प प्राण, एकदम दिमाग से 1 3 4 5, अगर 1 3 5 किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो जाएगा तो ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। और दूसरा और चौथा वर्ण होगा तो क्या हो जाएगी, ये महाप्राण होगा। देखो अब इससे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, देखिएगा ये आ हो गया, अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये का और गा हो गया, ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। अपना काम यही बन गया,
था तो दूसरा हो गया ना, फा तो कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या होने वाला है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमने जो ट्रिक बताया आपको सेम इसी माध्यम से करिए, कभी गलत होने वाला ही नहीं है क्वेश्चन। हमने क्या किया, अल्प प्राण आया, अल्प प्राण महाप्राण दोनों राइट कर लिया। अब तो सारे टेंशन डाउट क्लियर हो गए। अब किसमें पहला होगा किसमें दूसरा, कोई लोग याद करते हैं 135 और 24, ये सब क्या जरूरत है, पहला तीसरा पांचवा, दूसरा और चौथा, खाली 5 ही तो वर्ण होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे देखेंगे। ए ऐ वर्ण कहां क्या कहलाते हैं, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, आपको लिखना है। तो दोस्तों ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं या तालव्य कहलाते हैं। तो अगर इसको आप याद कर लेना तो ए दैतो कंठ तालु, हम लोग ऐसे याद करेंगे, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो किससे बोले जाते हैं, कंठ और किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। किससे, कंठ और तालु से जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए दैतो। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, 4-6 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या लगाने वाले हैं, राइट आंसर इसका कंठ और तालु लगाने वाले हैं। ठीक है, ए दैतो कंठ तालु। अभी हम लोग एक और ट्रिक आगे बताने वाले हैं। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो का मतलब ए ऐ। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखने वाले हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो हमने आपसे दोस्तों बताया था कि अयोग वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, अयोग वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। अभी हमने जब वर्णमाला सीखा था तो वर्णमाला में पूछा गया था कितने वर्ण होते हैं। तो हमने क्या बताया था, अयोग वाह 2 होते हैं। कितने होते हैं, अयोग वाह 2 होते हैं। अब पूछा जाएगा कौन कौन होते हैं, तो एक अंक होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आहा होता है। अब जैसे ही हमने इधर देखा उसके बाद जस्ट इधर आ जाइए, क्या है, आ यानी गलत, ई गलत, उ गलत, अंक आहा, ये आंसर राइट आंसर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है, बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिएगा क्या इसका क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वित व्यंजन है। अब आप तो पहले आपको पता होना चाहिए द्वित व्यंजन होता क्या है, द्वित व्यंजन होता क्या है, तभी तो आप इसका आंसर लगाने वाले हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले द्वित व्यंजन क्या होता है। अगर द्वित व्यंजन को आप समझ लेंगे तब हम लोग बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। द्वित व्यंजन का मतलब ये होता है किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति अगर 2 बार होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है, अगर वर्ण की पुनरावृत्ति 2 बार होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वित व्यंजन। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा उत्तर कैसे लिखा जाएगा, आपसे जैसे लिखा जाएगा उत्तर, इसमें कौन सा द्वित व्यंजन है, डबल टा आ गया कि नहीं आ गया। आपसे लिखा जाएगा जैसे दिल्ली, क्या लिखा जाएगा, दिल्ली लिखा जाएगा। आपसे लिखा जाएगा जैसे उज्जवल, क्या लिखा जाएगा, उज्जवल। ये द्वित व्यंजन डबल जा रहे हैं नहीं तो क्या है, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन का मतलब जो 2 बार आए, पुणे हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, उत्साह हो गया। तो किसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है सी। क्या राइट आंसर होने वाला है, सी। हमने आपको द्वित व्यंजन भी बता दिया कैसे द्वित व्यंजन आप लोग निकालने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है वर्णों का सही क्रम को कहते हैं। अब आपसे बात पूछा गया वर्णों का जो सही क्रम होता है क्या कहलाता है। तो वर्णों का सही क्रम वर्ण कहलाता है या वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों का सही क्रम या व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णों का सही क्रम या व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, दिया गया है देखिएगा, कह रहे हैं स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं, स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं। आपको बताना है मात्रा कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। दोस्तों जो स्वरों के चिन्ह होते हैं ना, जैसे छोटा बड़ा आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है, ये होती है। बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, ये होती है। और ऊ की मात्रा क्या होती है, छोटे ऊ की ये होती है। बड़े ऊ की क्या होती है, ये होती है। ए की क्या होती है, ए होती है। आई की क्या होती है, डबल मात्रा होती है। ए आई होता ओ की मात्रा क्या होती है, ओ की मात्रा होती है। ऐसे हम लोग करेंगे तो ओ, और औ की क्या लिखने वाले हैं, औ को हम लोग लिखने वाले हैं ऐसे ओ औ। और अन की ऐसे हम लोग लगाने वाले, आहा की ऐसे लगाने वाले हैं। तो ये क्या है आपके, ये मात्राएं हैं। क्या है ये आपके मात्राएं हैं। तो मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपसे पूछा जाएगा 2 2 4 2 6 1 7 और 4 कितना हो गया 11। क्या हो गया 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 और 11, ये हो गए। जैसे मात्राएं आपसे पूछा जाएगा तो मात्राएं कितनी होती, मात्राएं होती हैं 10। अंक कहा की कोई मात्रा नहीं होती है, अंक कहा की कोई मात्रा नहीं होती है। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसमें, किसकी ये वो आंसर हो जाएगा, स्वरों के चिन्ह को क्या कहते हैं, स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं,
मात्रा। हम लोग आगे चलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, उसमें री की एक मात्रा ऐड करनी थी। क्या? री की एक मात्रा ऐड करनी थी। आगे हम लोग चलने वाले, री की मात्रा ऐड करके हम लोग अंक कहा की मात्रा को हटा देंगे। ठीक है, री की मात्रा को ऐड करके अंक कहा की मात्रा को हटा देंगे। अगर आगे आप बात करने वाले हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अभी हमने आपसे क्या बताया था? अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद हमने क्या बताया था? ऊष्म व्यंजन। क्या बताया था? पहले हमने अंतस्थ व्यंजन बताया था, फिर ऊष्म व्यंजन बताया था। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमने बताया था? यारा लावा और सा सलीफा खाकर कोड़ा सा सरौता, ये चाचा जाजा, ये ताता दादा, ये टाटा डाडा। तो अंतस्थ व्यंजन अभी बताए थे यारा लावा। तो ऊष्म व्यंजन कौन हो जाएंगे? शा 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 हा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्या दिया गया है? हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं? आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन दिया गया है। हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय से श्वास हवा गले निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है? आपको बताना है केवल घोष ध्वनियां हैं, केवल सघोष ध्वनियां हैं, आघोष ध्वनियां हैं, घोष ध्वनियां या सघोष ध्वनियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? घोष या सघोष में क्या होता है? गले से ध्वनि निकलती है। ये गला है ना, गले से ध्वनि निकलती है और क्या होती है? गला से जो ध्वनि निकलती है कंपन के साथ निकलती है, तभी तो हमारी आवाज तेज सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर डी होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर डी होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि कह रहे हैं निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। आपको बताना है ओष्ठ नहीं है। तो हमने फिर एक बार रिकॉल करिए आप पीछे वाला पूरा अच्छे से। पहला वर्ण बताए थे का, दूसरा बताए थे ता, का ता मा दा ओ, का ता मा द ओ का मतलब पांचवा वर्ड हो गया। काखा का घांगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाडाड़ा, ताथा दादाना, पाफा बाबा मा, पा फा बा भा मा। इसके अंतर्गत आएगा पा फा बा भा मा। देखिएगा क्या आएगा? पा, क्या आएगा? पा फा बा भा और मा। ये होते हैं कौन सी ध्वनियां? ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। तो इसके अंतर्गत इसके अलावा जो हो जाएगा वो ओष्ठ ध्वनियां नहीं होगा। तो पा इसमें है तो नहीं होगा, बा इसमें है, मा इसमें है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ता होने वाला है। अब आपसे पूछा जाएगा ता कौन सा है? तो का, काका गंगा, चाचा जाजा टाटा डाड़ा, ताता दादा नाना। तो का त मा द, दा या द, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगी? ये दंत हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ओ औ वर्ण क्या कहलाते हैं? आपको बताना है ओष्ठ कहलाते हैं, आपको बताना है कंठ तालु, कंठोष्ठ या कंठस्थ। तो आपको अभी हम बताए थे ए दैतो, एक रूल कौन सा बताए थे? ए दैतो। ए दैतो क्या बताए थे? ए दैतो बताए थे कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। और ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ दैतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ, किससे? कंठ और ओष्ठ से। तो इसमें दोनों ट्रिक आपको, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठम, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठ ओष्ठम। तो कंठोष्ठ कौन सा हो जाएगा? कंठोष्ठम का मतलब इसका राइट आंसर सी होने वाला है। कंठोष्ठ का मतलब कौन सा होने वाला है? सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों हमने सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई थी। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो आपको स्वर की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको व्यंजन की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोनों क्लास को देखने के बाद अगर आप इसको करेंगे मेरे साथ, तब आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों हमारा उद्देश्य ये है कि पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसी ही वीडियो अगर दोस्तों आप पाना चाहते हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।